Assalamu alaikum. I am Ummehani Intakhab. Welcome my dear students in the Study Point online classes and the Hind Guru online classes. So I hope all are fine and ready to begin with the class. All right. तो आज हमारी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 4th क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो आज एक फ्रेश चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. Okay, the first is on the basis of creation and the second classification is on the basis of enforceability. ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन इन 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट का. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन. क्रिएशन के बेसिस पर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की क्या क्या तरीके होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये 3 तरीके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के. द फर्स्ट इज़ एक्सप्रेस, सेकंड इज़ इम्प्लाइड एंड द थर्ड वन इज़ क्वासी. तो ये सब के सब अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी. सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. ये एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है हम इसको लॉ में एनफोर्स कैसे करा सकते हैं. तो इसके भी 5 तरीके होते हैं. फर्स्ट इज़ वैलिड, सेकंड इज़ वॉइडेबल, थर्ड इज़ वॉइड एंड फोर्थ वन इज़ एनफोर्सेबल एंड द फिफ्थ वन इज़ इलीगल. ओके, तो ये 5 तरीके होते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के. अब इसमें जो वॉइडेबल है वो इन 5 कंडीशंस के बेसिस पर ही वॉइडेबल बनेगा. अगर ये 5 कंडीशंस वहाँ नहीं हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कभी नहीं बन सकता. ये 5 कंडीशंस अगर होंगी तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कभी नहीं बन सकता. तो फर्स्ट है हमारी अनड्यू इन्फ्लुएंस. ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ, मिसगाइड करना होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप मिसगाइड कर रहे हैं तो वो आता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. सेकंड है कोअर्शन, किसी पर दबाव डालना, दबाव डालकर उसकी कंसेंट लेना, तो वो भी आता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. थर्ड है फ्रॉड, धोखेबाजी करना. फोर्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब गलत बात बता देना, गलत कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस बता देना, ये होता है मिस रिप्रेजेंटेशन. फिफ्थ है रिस्ट्रेनिंग प्रोमिसेस परफॉर्मेंस, जैसे किसी ने किसी से प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस परफॉर्म करने से रोकना, रिस्ट्रेन करना. रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना. ओके, तो ये पांचों की पांचों कंडीशंस अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, आगे अभी हम सब ये पढ़ेंगे. थर्ड है आपका वॉइड. अब वॉइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और एग्रीमेंट भी होता है. ओके, वॉइड एग्रीमेंट्स भी होते हैं एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं. वॉइड एग्रीमेंट पहले देख लेते हैं हम. वॉइड एग्रीमेंट में फर्स्ट आ जाता है आपका रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना, मैरिज मतलब शादी, तो शादी से रोकने का, शादी करने से रोकने का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, वो बन जाता है आपका वॉइड एग्रीमेंट. सेकंड है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. ट्रेड मतलब कोई भी बिजनेस करना, बिजनेस करने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट. ओके, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी के भी अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ है आपका अनसर्टेन एग्रीमेंट्स. वो एग्रीमेंट जिसमें सर्टेनिटी नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, कुछ फिक्स्ड नहीं होता, वो होते हैं आपके अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, जो बन जाते हैं आपके वॉइड एग्रीमेंट्स. फिफ्थ है वेगरिंग एग्रीमेंट्स. बेतुकी बातें, हवाई करना, फेंका फेंकी करना, एग्रीमेंट्स के अंदर हवाबाजी करना, तो ये सारी बातें आपकी बन जाती हैं वेगरिंग. आगे सब हम पढ़ेंगे. सिक्स्थ है इम्पॉसिबल कंटिंजेंट इवेंट. मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, ये सारी चांद तारे तोड़ने वाली बातें ये होती हैं आपकी इम्पॉसिबल, जो परफॉर्म हो ही नहीं सकती. ओके, तो ये आ जाता है आपका इसके अंदर. सेवेंथ है एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट. कोई भी एक्ट करने का एग्रीमेंट जो एक्ट इम्पॉसिबल हो, जो परफॉर्म हो ही नहीं सकता. तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स बन जाते हैं आपके वॉइड एग्रीमेंट्स. ओके,
नेक्स्ट है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा अगर कोई एग्रीमेंट किसी टाइम पर वैलिड था। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पहले वैलिड एग्रीमेंट्स होते थे। जब कोई एग्रीमेंट बनेगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब कोई एग्रीमेंट वैलिड होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो जो एग्रीमेंट्स पहले वैलिड थे वो बाद में बन जाते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, पहले वो एग्रीमेंट वैलिड था पर कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि वो एग्रीमेंट बन गया आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो वो वॉइड कैसे बनता है? इन 5 कंडीशंस पर बेस्ड वो वॉइड बन जाता है। फर्स्ट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सेकेंड इज सब्सिक्वेंट इलेगिलिटी, थर्ड इज कंटिंजेंट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, फोर्थ इज कंटिंजेंट इवेंट बिकम्स इलीगल, फिफ्थ इज रेपुटेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये 5 कंडीशंस हैं जिनकी बेस पर वैलिड एग्रीमेंट जो होता है वो बन जाता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते वो होते हैं आपके अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिफ्थ है आपका लास्ट वन इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा क्लासिफिकेशन हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना यहाँ से फर्स्ट क्लासिफिकेशन से, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन से। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ओके, तो क्रिएशन का मतलब बनाना, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना। कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के क्या क्या तरीके होते हैं? तो फर्स्ट इज एक्सप्रेस, सेकंड इज इम्प्लाइड एंड द थर्ड वन इज क्वासी। ओके, तो तीनों हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट का बनाने का पहला तरीका, दैट इज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। An express contract is an exchange of promises. कोई भी प्रॉमिस करना, अगर मैं आपसे कुछ प्रॉमिस कर रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप भी मुझे प्रॉमिस करो। तो ये होता है आपका एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। प्रॉमिस का मतलब होता है ऑफर, किसी ने ऑफर दी और आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये बन जाता है आपका प्रॉमिस, यही बन जाता है आपका एग्रीमेंट। ओके, तो अगर मैं आपसे कुछ प्रॉमिस कर रही हूँ तो सामने से आप भी मुझसे कुछ ना कुछ प्रॉमिस करोगे, तो इसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। ओके, इन विच द टर्म्स बाय विच द पार्टीज एग्री, और इन दोनों पार्टीज को जो ऑफर और एक्सेप्ट कर रही हैं, ये 2 पार्टीज, इन दोनों पार्टीज को एग्री होना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्टी है, ये सेकंड पार्टी है, इन दोनों पार्टीज को एग्री करना पड़ेगा। क्या एग्री करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं आपस में, वो एग्री करेंगी किसको? टर्म्स एंड कंडीशंस को। अब कैसे एग्री करेंगी वो? एदर ओरली और इन राइटिंग। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है, जो कंडीशंस हैं, वो एक्सेप्ट करेंगी एदर ओरली और इन राइटिंग। ओरली भी कर सकती हैं और इन राइटिंग भी कर सकती हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा लॉ हमें कहता है आप बिल्कुल ओरल भी कर सकते हैं, आप राइटिंग में भी एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप राइटिंग में करोगे तो आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि कोर्ट में ओरल एग्रीमेंट्स को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग एग्रीमेंट्स। राइटिंग में किए गए एग्रीमेंट्स ज़्यादा इजी होते हैं कोर्ट में प्रूफ करने के लिए। तो ये आपके लिए ही एक बेनिफिट देता है लॉ कि आप जो भी एग्रीमेंट करो वो ओरली भी आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन रिटन एग्रीमेंट्स आर मोर बेनिफिशियल फॉर यू।
अब जैसे सपोज करिए एक पर्सन है, वो इंटरव्यू के लिए जाता है एक कंपनी में, ओके। तो अब जो वो कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उस कंपनी का जो बॉस है वो उसे देखकर बोलता है, अरे भाई तुम घनश्याम जी के बेटे हो, अरे ये तो घर की बात है, चलो बेटा काम शुरू करो, तुमसे क्या सैलरी वैलरी की बात करनी, तुम स्टार्ट कर दो आज से ही, ओके। तो अब जो वो एम्प्लॉय होता है वो सोचता है ये तो मेरे पापा के ही दोस्त हैं, चलो काम स्टार्ट कर देता हूँ, तो वो काम स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है, वो जो बॉस है वो उसको धोखा दे देता है, वो उसको बहुत सारा काम देता है और सैलरी देता है बहुत कम। तो ये क्या हुआ, ये उसके साथ एक मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक फ्रॉड हो गया, जो बन जाता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ क्या होता, यहाँ एक बेस्ट तरीका ये होता कि वो एम्प्लॉय पहले ही एक राइटिंग में उससे सिग्नेचर करा लेता और रिटर्न में एग्रीमेंट ले लेता कि इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं वही वो उससे साइन करा लेता अपने बॉस से। तो वो क्या होता, वो उसके लिए खुद के लिए वो इजी होता कोर्ट में प्रूफ करना। अब उसने क्या किया, उसने रिटर्न में कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ ज़बानी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल हो गया, एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर यही चीज़ वो राइटिंग में लेता और कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करवाता अपने बॉस से, तो उसके पास एक रिटर्न में प्रूफ होता और वो कोर्ट में प्रूफ करना थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू ओरल, ओके। सो हमारा लॉ हमें बोलता है आप ओरल एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, आप राइटिंग एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, बट राइटिंग एग्रीमेंट्स आर मोर बेनिफिशियल फॉर यू और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एट द टाइम इट इज़ मेड। अब कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एज वेल एज ओरल एज वेल एज इन राइटिंग, ओके। दोनों ओरल भी होते हैं और राइटिंग में भी एग्रीमेंट्स होते हैं कुछ कुछ जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका एक और इलस्ट्रेशन। इसका इलस्ट्रेशन है, शर्मा टेल्स कुमार ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर ₹2 lakh and Kumar in reply informs Sharma that he accepts the offer. There is an express contract. अब यहाँ क्या हुआ, शर्मा जी ने कुमार जी को कॉल किया कि भाई मैं तुम्हारी कार लेना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, सॉरी मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। शर्मा जी ने ऑफर दिया कुमार जी को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, तो क्या तुम लोगे? अब कुमार जी ने रिप्लाई दिया कॉल पर ही कि आई एक्सेप्ट दी ऑफर, मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ले लूँगा। तो ये क्या है, ये है आपका एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो जो भी आपके बीच बात होती है दोनों पार्टीज के बीच, वो चाहे ओरली हो चाहे रिटर्न में हो, वो बन जाता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों होते हैं, ओरल भी होते हैं, रिटर्न भी होते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, ओके। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इट कैन बी एदर इन ओरली और इन राइटिंग। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ना तो ओरल में होते हैं ना रिटर्न में होते हैं, ये बेस्ड होते हैं आपके एक्शंस पर। जो एक्शन आप करते हैं, जो एक्ट आप करते हैं, ये उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो पढ़ते हैं चलिए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस फ्रॉम दी कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज। जो आप कंडक्ट कर रहे हैं, जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ये उसी पर बेस्ड होते हैं आपके इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज। अब ये जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये ना तो ओरल में हो रहे हैं ना ये रिटर्न में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लीगली बाइंडिंग होते हैं। लॉ आपको बाइंड कर देता है ये परफॉर्म करने के लिए। कैसे? अब ना तो ये ओरली हो रहे हैं ना ये राइटिंग में हो रहे हैं, तो हम लीगली बाउंड कैसे हैं ये परफॉर्म करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं और बस स्टॉप पर बस आती है, रुकती है, आप उस बस में चढ़ जाते हैं, ओके। तो अब आप उस बस में चढ़ चुके हैं, नेक्स्ट बस स्टॉप पर आपको उतरना है, तो आप नेक्स्ट बस स्टॉप पर उतर जाते हैं उस बस से। तो कंडक्टर आपको आवाज़ लगाता है, अरे भाई किराया तो दे दो बस का। तो आप कहते हैं भाई मैं क्यों किराया दूं, ठीक है।
तो आप बोलते हैं मैं क्यों किराया दूं, ना मेरी तुमसे कोई बात हुई है पैसों को लेकर, ना तुमने मुझसे पैसे मांगे हैं, तो मैं क्यों दूं तुम्हें किराया, कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ आपको लॉ बाइंड कर देता है कि आपको किराया देना ही पड़ेगा। क्यों? जो आपका एक्शन था, जैसे ही बस वहाँ रुकी बस स्टॉप पर और आप उस बस में चढ़े, तो जिस पॉइंट पर आप उस बस में चढ़ चुके तो आपके और कंडक्टर के बीच में या बस वाले के बीच में बन चुका है एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका एक्शन था, जैसे ही आप बस में चढ़े वो बन गया आपका एक्शन, और जैसे ही आप उस बस में चढ़ गए वो बन जाता है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड दी bus owner. Okay, so you are bound to pay the cost of the traveling. Okay, next है the contract is not based on any oral or written agreement between the parties. अब ये contract implied contract ना तो oral होता है ना ये writing में होता है दोनों parties के बीच में, ये सिर्फ actions पर based होता है। अब सुनिए next example, where Raju, a coolie in uniform, takes up the luggage of Babita to be carried out of the railway station without being asked by Babita, and Babita allows him to do so. अब ये जो बबीता जी हैं, ये रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी तो सामने से एक लड़का आ गया राजू नाम का, कुली की यूनिफॉर्म में, और वो बोलता है लाइए मैडम मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, बाहर पहुँचा देता हूँ। तो बबीता जी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं, वो उसका सामान लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर उनको टैक्सी करा देता है। अब यहाँ क्या बबीता जी बाउंड हैं उनको पैसे देने के लिए, कुली को पैसे देने के लिए? अब ना तो बबीता जी ने कुछ बोला, ना कोई पैसों की बात हुई, तो क्या बबीता जी बाउंड हैं उस कुली को पैसे देने के लिए? बिल्कुल हैं। यही होता है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। Then the law implies that Babita agrees to pay for the services of Raju. जब जैसे ही राजू ने उनका सामान उठाया और बबीता जी पीछे पीछे चली गई उनके, तो वो जो उनका कंडक्ट है, जो उनका एक्शन है कि वो उसे अलाउ कर रही हैं अपना सामान उठाने के लिए, तो उसकी जो सर्विसेज हैं राजू की, उसका वो पेमेंट करेंगी बबीता जी। बबीता जी हैव टू पे दी सर्विसेज ऑफ राजू। ओके, तो ये बन जाता है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बिना बोले बिना लिखे आपके एक्शंस के बेस्ड पर ये बनता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसे ही बोलते हैं आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो दोनों पार्ट्स हमें समझ आ गए। फर्स्ट इज एक्सप्रेस, सेकेंड इज इम्प्लाइड। ओके, अब इसका हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। It is relevant to state that in respect of mode of creation, certain contracts may be a mixture of express and implied types of contracts. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो दोनों का मिक्सचर होते हैं, जिसमें एक्सप्रेस भी होता है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। That is where out of the two components of an agreement, namely offer and acceptance, one is expressed in words and the other is implied from acts and circumstances. Such contracts may be called a contracts of mixed character. अब कुछ contracts हमारे ऐसे होते हैं जिसमें expressed भी होते हैं words और implied act भी होता है, तो वो बन जाते हैं आपके mixed, जिसमें express भी हो रहा है और implied भी हो रहा है, तो वो बन जाता है आपका mixed। अब जैसे सामने से ऑफर आ रही है, एक्सेप्ट भी हो रही है। ओके, अब ये एक्सप्रेस्ड है या इम्प्लाइड है, ये डिसाइड होगा उस सिचुएशन पर बेस्ड। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इलस्ट्रेशन है। मोहन ऑफर्स टू बाई सोहन्स स्कूटर फॉर ₹14,000। ओके, अब यहाँ मोहन है जो सोहन का स्कूटर लेना चाह रहा है 14,000 में। ओके, तो यहाँ मोहन ऑफर दे रहा है सोहन को कि भाई मैं तुम्हारा स्कूटर लेना चाह रहा हूँ 14,000 में। अब सोहन जो है कुछ नहीं कहता, कुछ जवाब नहीं देता, एंड सोहन एक्सेप्ट्स द ऑफर बाय सेंडिंग द स्कूटर इटसेल्फ। अब सोहन ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, सोहन ने क्या किया, डायरेक्ट उसके घर जाकर स्कूटर पहुंचा दिया।
बिना कुछ जवाब दिए सोहन ने स्कूटर पहुंचा दिया मोहन के घर। तो ये क्या है, ये उसका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके एक्शन है जो उसने बिना बोले किया। तो ये उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही वो स्कूटर लेकर गया, इट मीन्स ही एक्सेप्ट्स द ऑफर ऑफ मोहन। उसने मोहन की एक्सेप्ट कर ली है जो उसने ऑफर दी थी। ओके, तो ये मानी जाती है इसकी एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर मोहन ने तो अपने वर्ड्स बताए 14,000। ओके, इसने तो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया, तो इसकी तरफ से बन जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मोहन ने एक्सप्रेस किए हैं अपने वर्ड्स। ओके, ऑफर देने के लिए। अब यहाँ सोहन ने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, ना वर्ड्स ना राइटिंग में कुछ दिया, तो ये इसकी तरफ से क्या है, इसकी एक्सेप्टेंस है आपका इम्प्लाइड एक्ट। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्रेस है मोहन की तरफ से और इम्प्लाइड एक्ट है सोहन की तरफ से। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या बन जाता है आपका मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जिस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों हों, एक्सप्रेस भी हो एंड इम्प्लाइड भी हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब थर्ड है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। अब जो हमारा थर्ड टाइप है उसे बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और इसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब ये होते क्या हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बेसिकली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते तो क्या होते हैं, it is basically not a contract, but some situations may arise, and due to those situations law abide one party to perform its obligations। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, पर ये क्या होते हैं, ये कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, उन सिचुएशंस की वजह से लॉ बीच में आ जाता है और बोलता है पार्टी को कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करो। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहां लॉ को बीच में आना पड़ता है पार्टी को बताने के लिए कि तुम अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करो, तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। ओके, अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन अ मैक्सिम दैट नो पर्सन मस्ट रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन एक्सपेंसेस। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये एक मैक्सिम पर बेस्ड है। कौन सा मैक्सिम है, नो पर्सन मस्ट रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन एक्सपेंसेस। ये मैक्सिम पूरा बेस है एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट इसी मैक्सिम पर बेस्ड है। अब ये मैं आपको समझाऊंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एक पर्सन है, इनका नाम है जेठालाल। ओके, अब जेठालाल के एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उनका नाम है नट्टू काका। ओके, अब नट्टू काका का बर्थडे है, तो नट्टू काका के बर्थडे के लिए जेठालाल सरप्राइज प्लान करते हैं केक ले जाने के लिए। तो जेठालाल एक शॉप से केक खरीद लेते हैं नट्टू काका के लिए, उनको सरप्राइज देने के लिए उनकी बर्थडे पर। ओके, अब जेठालाल के दिमाग में ये आइडिया आता है कि मैं केक लेकर नहीं जाता, मैं केक पहुंचवा देता हूं किसी डिलीवरी बॉय के पास साथ। ओके, तो जेठालाल जो हैं केक भिजवा देते हैं किसी डिलीवरी बॉय से। ओके, वो सोचते हैं कि मैं डिलीवरी बॉय के हाथ केक भिजवा दूंगा तो नट्टू काका को सरप्राइज मिलेगा, वो ज़्यादा खुश होंगे कि भाई केक किसने भिजवाया, और बाद में थोड़ी देर के बाद मैं चला जाऊंगा उनके घर, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये सरप्राइज बन जाएगा। तो ये प्लानिंग करते हैं जेठालाल। अब जेठालाल ने हायर किया एक डिलीवरी बॉय को कि भाई तुझे इस एड्रेस पर नट्टू काका को केक देकर आना है। वो एड्रेस दे देते हैं डिलीवरी बॉय को। अब यहाँ जो ये डिलीवरी बॉय है ना, ये कंफ्यूज हो जाता है एड्रेस को लेकर। अब ये क्या करता है, ये कंफ्यूजन में आकर उस केक को ये पहुँचा देता है नट्टू काका के नेबर को। नट्टू काका के नेबर का नाम होता है बावरी। ओके, ये नट्टू काका की नेबर हैं, इनका नाम है बावरी। अब यहाँ कोइंसिडेंस क्या होता है, इसी दिन बावरी का भी बर्थडे होता है। ओके, इसी दिन बावरी का भी बर्थडे होता है।
तो बावरी को जो केक मिलता है, डिलीवरी बॉय जो केक पहुंचाता है, तो बावरी तो हो जाती हैं बहुत खुश कि भाई मेरा बर्थडे किसको याद रहा, किसी ना किसी फ्रेंड ने मेरा बर्थडे याद रखा और मुझे केक भिजवाया। तो बावरी हो जाती हैं यहाँ पर बड़ी खुश। अब थोड़ी देर के बाद जेठालाल जाते हैं नट्टू काका के घर बड़ी खुशी खुशी, और नट्टू काका से पूछते हैं कि नट्टू काका आपको सरप्राइज मिल गया? तो नट्टू काका कहते हैं सेठ जी कौन सा सरप्राइज, अभी तक तो मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं मिला। अब जेठालाल तो यहाँ पर हो जाते हैं बड़े शौक में कि भाई नट्टू काका को सरप्राइज नहीं मिला, केक नहीं मिला, तो केक गया तो गया कहाँ? तो जेठालाल फिर से कांटेक्ट करते हैं डिलीवरी बॉय से और पूछते हैं भाई तूने मेरा केक किसको पहुंचा दिया, नट्टू काका को तो केक मिला ही नहीं। तो इसको से जब वो कांटेक्ट करते हैं डिलीवरी बॉय से तो उन्हें पता चलता है कि केक तो पहुंच गया उनकी नेबर बावरी के पास। अब जेठालाल बड़े गुस्से में जाते हैं बावरी के पास और कहते हैं ला भाई बावरी केक दे, डिलीवरी बॉय से गलती हो गई और मेरा केक मुझे वापस कर। अब बावरी कहती हैं सेठ जी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी क्या कहती हैं, सेठ जी गलती से तो यहाँ क्या होता है, बावरी जो है वो सेठ जी से कहती हैं सेठ जी मुझसे तो गलती से मिस्टेक हो गई, मैंने तो पूरा का पूरा केक खा लिया। ओके, तो बावरी जो है पूरा का पूरा केक खा लेती हैं। अब इस सिचुएशन में क्या बावरी को पेमेंट देना चाहिए जेठालाल को उस केक का? क्या बावरी पेमेंट देंगी जेठालाल को उस केक का, हाँ या ना? अब इसी सिचुएशन पर लॉ बीच में आ जाता है, इसी सिचुएशन पर आता है हमारा लॉ बीच में, और लॉ बोलता है भाई ये जेठालाल का एक्सपेंसेस है, जेठालाल ने खर्चा किया है। अब खर्चा हुआ जेठालाल का और चर्चे में आ गई बावरी, तो बावरी को पेमेंट देना पड़ेगा जेठालाल को। इसी सिचुएशन में आता है हमारा लॉ बीच में और बोलता है एक पार्टी से कि किसी के खर्चे पर, किसी के एक्सपेंसेस पर तुम राज नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं हो सकता किसी दूसरे के पैसे पर। ओके, तो इसे ही बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यही होते हैं आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। जब किसी और के खर्चे पर, किसी दूसरे के एक्सपेंसेस पर आपका फायदा होता है, तो लॉ हमारा बोलता है आपका फायदा नहीं हो सकता किसी दूसरे के एक्सपेंसेस पर। तो यही था हमारा ये मैक्सिम, नो पर्सन मस्ट रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन एक्सपेंसेस। कोई भी पर्सन किसी दूसरे के पर्सन के एक्सपेंसेस पर अमीर नहीं हो सकता, उस पर्सन का भला नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस पर्सन का एक्सपेंसेस है। किसी दूसरे के खर्चे पर आप राज नहीं कर सकते, आपका भला नहीं हो सकता। इसे ही बोलते हैं हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब दिन भर में आप बहुत सारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बस फर्क इतना है आप पकड़े नहीं जाते, सामने वाला आप पर कोई एक्शन नहीं लेता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, किसी फ्रेंड ने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया है, अब वो उसकी मीटिंग आ गई, वो मीटिंग में चला गया, तो वो जो उसका फ्रेंड है वो खा लेता है उसने जो ऑर्डर किया। तो ये भी क्या है, ये भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पे करना पड़ेगा उसके खर्चे का, जो खर्चा उसने किया है। ओके, एक और इलस्ट्रेशन समझते हैं। अमर अ ट्रेडर लीव्स गुड्स एट अकबर्स प्लेस। अब ये जो अमर है वो अकबर के घर पर कुछ गुड्स रख देता है, कुछ अपना सामान रख देता है। अकबर ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन एंड यूज्ड इट। अब अकबर ने क्या किया, अकबर ने उसको अपना ही सामान समझा और उसको यूज कर लिया। सो अकबर इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स टू अमर एज अकबर हैज यूज्ड द गुड्स टू हिज बेनिफिट। अब अमर जो है वो पेमेंट लेगा अकबर से। ओके, अकबर को पेमेंट देनी पड़ेगी अमर को, क्योंकि उसने उसका सामान यूज किया अपने बेनिफिट के लिए। तो यहीं पर आ जाता है हमारा लॉ जो बाइंड करता है किसी दूसरी पार्टी को कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा जिसका आपने सामान यूज किया है। इसे ही बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यही होता है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है हमारा फर्स्ट एसेंशियल, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। आज हमने ये तीनों पार्ट्स कवर कर लिए हैं।
तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। ओके तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।